So in the last lecture, we introduced the chapter 10, which is on open channel flows. And we talked about waves, types of waves, and then we talked about Froude numbers, subcritical flow, supercritical flow, what is hydrodynamic communication, and how it relates to the behavior of water or any fluid while it's flowing. तो आज फिर हम बात करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे और एनर्जी कंसिडरेशन वाइज हम थोड़ा देखेंगे कि जो ओपन चैनल फ्लोज है उसमें किस किस तरह की एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं और बेस्ड ऑन दिस किस तरह के कंक्लूजन्स हम निकाल सकते हैं. सो एक ओवरऑल या कह लें एक जो जनरलाइज्ड ओपन चैनल फ्लो है वो इस तरह का होता है. उसमें आपके पास जो बेड है चैनल का उसकी हाइट विद रिस्पेक्ट टू सम डेटम चेंज हो सकती है. देन जो सरफेस हाइट है फ्रॉम सी बेड और रिवर बेड वो चेंज हो सकती है. एंड फाइनली काइनेटिक हेड. तो just like Bernoulli equation, we have three different type of heads based on potential energy, pressure, and kinetic energy. Since the slope of the channels is generally small, तो इसकी बेसिस पे हम एक सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं. दैट सिंप्लीफिकेशन इज, वैसे तो हमारे x और y एक्सिस इस तरह है, परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल, एंड देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल है और ये उसका नॉर्मल y, x y एक्सिस यूं है. बट फॉर सिंप्लीफिकेशन हम जो एक्सिस है वो अलोंग द रिवर बेड ले लेते हैं और व्हाटएवर सी बेड, रिवर बेड, जो भी हमारे पास चैनल है. एंड देन जो y है वो भी इसके परपेंडिकुलर यूं ले लेते हैं. ठीक है, नॉर्मल टू द बॉटम सरफेस. Why? Because जो slope है S naught is slope, which is simply Z1 minus Z2 by L. This is Z1, this is Z2, and the length between these 2 points is L. So simply slope is perpendicular distance divided by horizontal distance. So perpendicular distance is Z1 minus Z2. अगर मैं triangle बनाऊं, and L is the horizontal distance. तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया. सेकंड पॉइंट, विद द assumption of uniform velocity profile across any section of the channel, one dimensional energy equation can be written as. With the assumption of uniform velocity profile, what does it tell us? हम क्या assumption ले रहे हैं? इसमें हम assumption ले रहे हैं developed flow. नॉट श्योर इसको हम डेवलप फ्लो भी कह सकते हैं, लेकिन हाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है. इट्स मोर अबाउट, इसमें जो हम एग्जैक्ट बात कर रहे हैं दैट इज कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन. ठीक है, जैसा कि आप इधर देख सकते हैं ये वेलोसिटी हम कांस्टेंट रख रहे हैं. एक्चुअली वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, बट इट्स नॉट लाइक पाइप फ्लो. इसमें जनरली जो नॉन यूनिफॉर्म, इसमें जो वेलोसिटी प्रोफाइल्स होती है जनरली वो कुछ इस तरह की होती है वेलोसिटी प्रोफाइल्स यूं. और जो मेजरली जो नॉन यूनिफॉर्मिटी होती है वो बिल्कुल बेड के करीब होती है. और इधर फिर एक और वेरिएशन आती है, नॉन यूनिफॉर्मिटी आती है, बट ओवरऑल इसका काफी मेजर रीजन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होता है. बट अगेन अगर ना भी होता तो हम एक एवरेज वेलोसिटी वाइज कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं. ऑलराइट, वन डायमेंशनल एनर्जी इक्वेशन कैन बी रिटन एज, हम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इसको एनालाइज कर रहे हैं. तो इस केस में फॉर एग्जांपल एक्स डायरेक्शन में अगर हम एनर्जी इक्वेशन की बात करें या वेलोसिटी
की अब हम बात करें, so we have this energy equation which is simply Bernoulli equation but a modified form of Bernoulli equation. Why? Because we are also having head loss here. This distance from datum to this line represents total energy. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस ज्यादा है और ये जो यहाँ पे डिस्टेंस है ये कम है, ठीक है। ये एनर्जी लाइन है, ये जो डॉटेड है, which represents the total energy of the system. जो HL है ये लॉसेस है, ठीक है। इस दोनों पॉइंट पे एनर्जी का जो डिफरेंस है दैट इज हेड लॉस। तो ये हेड लॉस की जो टर्म है ये भी हमने एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया बर्नौली इक्वेशन में। यूनिफॉर्म वेलोसिटीज हैं इसलिए हमने अल्फा 1 अल्फा 2 नहीं लिखा, दोनों सेम यूनिफॉर्म वेलोसिटीज है प्रोफाइल वाइज, ठीक है। एंड उसके अलावा P1 प्रेशर है यहाँ पे, P2 यहाँ पे प्रेशर है इन पॉइंट्स पे, ठीक है। जिस तरह हम स्ट्रीम लाइन बर्नौली इक्वेशन हम एक स्ट्रीम लाइन पे अप्लाई करते हैं एनर्जी इक्वेशन, तो उसी तरह हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान हमने अप्लाई की हुई है। एंड Z1 and Z2 आर सिंपली हाइट्स। सिंस प्रेशर इज हाइड्रोस्टैटिक, so we can simply write it as P1 by gamma is equal to Y1 and P2 by gamma is equal to Y2। जो आपके पास ये है ओपन चैनल फ्लोज होते हैं, इसमें जो प्रेशर की वेरिएशन होती है वो सिंपली हाइड्रोस्टैटिक होती है। यहाँ पे आपके पास सेम प्रेशर है हर जगह, जीरो, बिकॉज इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। तो जो सरफेस है उस पर थ्रू आउट आपके पास जीरो गेज प्रेशर है। और अगर हम उससे नीचे जाते जाएं तो सिंपली हमारे पास जो इसकी वेरिएशन है डेप्थ की, उसके हिसाब से हमारा प्रेशर वेरी करता रहता है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज सिंपली P इज इक्वल टू रो जी एच, रो जी इज गैमा, और गैमा हम यहाँ पे ले आए तो P1 बाई गैमा इज सिंपली Y1 and P2 by gamma is simply Y2। ठीक है, I hope you guys remember we have pressure is equal to rho G H। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो वही इक्वेशन यहाँ पे लिखी गई हुई है। And Z1 minus Z2 as per this equation simply S naught L. This is slope of the bottom surface of the river or whatever water body or fluid body we are having. इन दोनों को अगर हम प्लग इन कर दें इस इक्वेशन में तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन जाती है। मूविंग फॉरवर्ड, अगेन एज यू ऑलरेडी नो, जब भी मैं स्लाइड स्विच करता हूं तो मैं लास्ट इक्वेशन को दोबारा लिख लेता हूं, तो ये पिछली इक्वेशन दोबारा लिख दी है। अब इसमें इश्यू क्या है कि जो हेड लॉस है, हेड लॉस के लिए कोई इक्वेशन देना, जिस तरह पाइप फ्लो हमने देखा था, उसमें टर्बुलेंट फ्लो में देखा था हमने पाइप फ्लो, तो हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन नहीं थी जिसमें हम हेड लॉस, जिसके थ्रू हेड लॉस लिख सकें। फ्रिक्शन फैक्टर एफ के लिए की इक्वेशन थी, बट आप देख सकते हैं वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन थी और वो एनालिटिकली ड्रिवन नहीं थी, वो एम्पिरिकली डेवलप्ड ग्राफ्स थे और उन ग्राफ्स के थ्रू, कर्व फिटिंग के थ्रू हमने इक्वेशंस निकाली हुई थी। तो सिमिलरली इस केस में हमारे पास अगर इक्वेशन निकलती भी तो वो उस प्रोसीजर के थ्रू निकलती, देयर इज नो एनालिटिकल एनालिसिस थ्रू व्हिच वी कुड come up with an equation to represent head losses in terms of, let's say, difference in slope, velocity, roughness, things like that। तो ये एक मेजर डिफिकल्टी है HL की कि उसका हमारे पास एनालिटिकल इक्वेशन नहीं है। We define friction slope as HL divided by L। इसको हम फ्रिक्शन स्लोप कहते हैं, जो कि आप ये देख सकते हैं। Distance between these 2 points is HL,
this is perpendicular, you can say this is base L, तो स्लोप आपके पास आ जाती है SF इज इक्वल टू HL बाय L। इसको हम इस इक्वेशन में प्लग इन करके रीअरेंज करें तो हमारे पास इस तरह की एक इक्वेशन आ जाती है। इन द एब्सेंस ऑफ हेड लॉस एंड स्लोप, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो तो एस नॉट को हम जीरो कर देंगे, एंड हेड लॉस नहीं होगा तो एस एफ जीरो हो जाएगा, क्योंकि एस एफ इज रिलेटेड टू हेड लॉसेस। सो दिस इज रिलेटेड टू हेड लॉस, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू हेड लॉस एंड दिस इज रिलेटेड टू स्लोप, डेल्टा जी आप कह लें इसको, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है कि ये फ्रिक्शन लॉसेस से रिलेटेड है, ये सिंपली स्लोप से रिलेटेड है। ये टर्म जीरो होगी तो हमारे पास इक्वेशन यूं आ गई, ठीक है। इसमें सिंपली जो भी उसकी हाइट है और जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी है उसका बैलेंस है, ठीक है, प्रेशर एंड वेलोसिटी। एक और हम टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी, जो कि आप लास्ट इक्वेशन आपने देखी है। अगर हम जो चैनल है उसकी स्लोप के इफेक्ट को खत्म को इग्नोर कर दें तो जो उसकी डेप्थ है जो कि प्रेशर से रिलेटेड है और जो उसकी वेलोसिटी है जो कि काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, वो जो एनर्जी है इनहेरेंटली फ्लूइड की, उसको हम स्पेसिफिक एनर्जी कहते हैं। For a rectangular channel of width B and flow rate per unit length small q is equal to capital Q by B, ठीक है। एक और हम क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं, फ्लो रेट पर यूनिट लेंथ, नॉट यूनिट लेंथ, फ्लो रेट पर यूनिट विड्थ is the better terminology. Q is overall flow rate. We are talking about volume flow rate. So this is meter cube per second. और इस केस में क्या, पर विड्थ जो स्मॉल क्यू है इट इज फ्लो रेट पर यूनिट विड्थ, तो इट इज मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो वी कैन राइट स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू बाय बी। कैपिटल क्यू को मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिस तरह हम वॉल्यूम फ्लो रेट को हमेशा लिखते हैं। अब आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, अगर मैं चैनल देखूं, ये अगर चैनल क्रॉस सेक्शन है, ये उसकी सरफेस जा रही है लेट्स से, और ये उसका बेड है, तो दिस डिस्टेंस इज y, और जो उसकी विड्थ है इधर हमने डिफाइन किया है कि उसकी विड्थ b है। तो इसकी बेसिस पे जो हमारे पास ओवरऑल फ्लो रेट बन जाता है, दैट इज VYB डिवाइडेड बाय B कैंसल आउट हो गए, सिंपली वी हैव V इनटू Y, एंड इसको हम रीअरेंज करें तो वी कैन डिफाइन वेलोसिटी एज फ्लो रेट पर यूनिट विड्थ डिवाइडेड बाय डेप्थ ऑफ द वाटर बॉडी और चैनल। ठीक है, जो हमने इसमें हम रेक्टेंगुलर चैनल की बात की है और आगे भी हम ज्यादातर रेक्टेंगुलर चैनल की ही बात करेंगे, इट मेक्स एनालिसिस सिंपलर। और हम हमेशा सिंपल चीज की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं ऑलरेडी वी आर स्ट्रगलिंग विद कमिंग अप एनालिटिकल इक्वेशंस और इवन सेमी इंपेरिकल इक्वेशंस व्हिच कैन डिस्क्राइब आवर सिस्टम। तो हम हमेशा सिंपलेस्ट केस देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल टू अंडरस्टैंड कि चेंजिंग अ वेरिएबल किस तरह हमारे फ्लो सिचुएशन को इफेक्ट करता है, इसलिए वी ऑलवेज स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट केस। फिर एनालिटिकली हम उसको जितना कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं हम उसको कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं, फिर हम सेमी इंपेरिकल अप्रोच पे चले जाते हैं कि हम ऐसे एनालिटिकल इक्वेशन बना लेते हैं जिसमें कुछ कांस्टेंट्स आ जाते हैं जो कि हम एनालिटिकली फाइंड नहीं कर सकते, जो कि हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू फाइंड कर लेते हैं। तो ये आ जाती है सेकंड अप्रोच।
और फाइनली थर्ड अप्रोच पे टोटल एक्सपेरिमेंटल अप्रोच आ जाती है, which is the most difficult, time consuming as well. Using this equation for velocity, putting in this equation, हमारे पास जो एनर्जी है उसकी इक्वेशन आ जाती है ये वाली. अगेन रीअरेंजिंग हमारे पास ये इक्वेशन आ गई. अब आई होप यू गाइज रिमेंबर कि जो भी यहाँ पे पावर होती है वेरिएबल की, उस इक्वेशन की उतनी ही रूट्स होती हैं. व्हाट डू आई मीन बाय रूट्स? के वो इक्वेशन उतनी ही दफा जो एक्सेस है उसको क्रॉस करती है, या उसके सिंपली पुट इफ आई पुट इट सिंपली उतने ही सॉल्यूशंस है. सो इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन विद 3 रूट्स. एक को हम y सब कह रहे हैं, एक को y सब कह रहे हैं, और एक को y नेगेटिव कह रहे हैं. ये तीनों क्या है? लेट्स सी. ये जो कर्व्स है किस तरह ड्रॉ किए गए हैं कि मैंने q को कांस्टेंट रखा हुआ है. इफ q इज अ कांस्टेंट आई कैन ड्रॉ कर्व बिटवीन e एंड y. g इज आल्सो अ कांस्टेंट. तो e और y के दरमियान जो मैं कर्व बनाऊंगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे e एनर्जी है, स्पेसिफिक एनर्जी टू बी प्रिसाइज, एंड y और y एक्सिस पे डेप्थ है. इस q को मैं कांस्टेंट रख के ये कर्व बना लिया, और फिर एक और q है जो कि अगेन कांस्टेंट रख रहा हूं, पर उसकी वैल्यू इस q से ज्यादा है, तो मेरे पास ये कर्व आ गया. सबसे पहले y नेगेटिव को देख लेते हैं. y नेगेटिव आप देख सकते हैं इस तरह की वैल्यूज हैं, एंड दे आर नॉट रियलिस्टिक. दिस हम जिस तरह डेप्थ की बात करते हैं तो इसका ये मतलब है कि हम सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, बट सरफेस के ऊपर फ्लूइड नहीं है. तो जो ये वैल्यूज है नेगेटिव, दैट डजंट मेक सेंस. बाकी हमारे पास ये दो वैल्यूज बच गई. अब हमारे पास एक ये लाइन है, ठीक है, आप देख सकते हैं जहां पे आके ना इसका कर्वेचर चेंज हो रहा है. वो जो पॉइंट है, जो ये पॉइंट है, इससे ऊपर कुछ वैल्यूज है, नीचे कुछ वैल्यूज है. इससे जो नीचे वैल्यूज है उसको हम y सब कह रहे हैं, और जो ऊपर है उनको y सब कह रहे हैं. ठीक है. Thus, for a given flow rate and specific energy, there are two possible depths if E is greater than E min. This is E minimum. इस पे आप देख सकते हैं एक ही वैल्यू है. जब हमारे पास E min है तो हम उस पे डेप्थ की एक ही वैल्यू है, बट उससे हम ज्यादा कोई एनर्जी देखें, लेट्स से हमारे पास ये एनर्जी है, तो इस पे हमारे पास दो पॉसिबल डेप्थ्स की y एक्सिस पे दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं. For large values of E, the upper and lower branches of the diagram approach E and Y is equal to E and Y is equal to 0 respectively. आप देख सकते हैं जब Y की बहुत ज्यादा वैल्यू है, लेट्स से हम इस रीजन में है, इस रीजन पे की हम बात कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं जो ये लाइन है, ये जो एक स्ट्रेट लाइन है, ये Y इज इक्वल टू E की है. एक्चुअली इसको हम अगर पिछली स्लाइड से देख लें तो हम ज्यादा क्लियरली इसको समझ सकेंगे. ये इक्वेशन है. अगर मैं यहां पे y इज इक्वल टू E की लाइन ड्रॉ करूं, जो कि ये लाइन है, ठीक है, मैं इस पार्ट को इग्नोर कर दूं तो मेरे पास ये लाइन आ जाएगी. तो इस वर्टिकल एक्सिस से लेके इस लाइन तक जो एनर्जी की कंट्रीब्यूशन है वो y की वजह से है, क्योंकि दिस लाइन इज, इस लाइन तक q हमारे पास 0 है. फ्लो कह लें, हमने वेलोसिटी को इग्नोर कर दिया, देयर इज नो फ्लो. तो जितनी भी एनर्जी है वो पोटेंशियल नहीं, एक्चुअली प्रेशर बेस्ड कह लें, प्रेशर बेस्ड एनर्जी है इस लाइन से लेफ्ट पे. दिस रीजन
और दिस रीजन, सही। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह हाइट ज्यादा होती जा रही है और स्पेसिफिक एनर्जी, ये आपके पास जो कह लो एनर्जी भी ज्यादा होती जा रही है, हम इस तरफ आ गए, और जिस तरह उसमें हाइट ज्यादा होती जाएगी तो ओवरऑल एनर्जी का वो पार्ट जो डेप्थ की वजह से है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे ज्यादा 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 होता जा रहा है। बाकी जो पार्ट है एनर्जी का वो किसकी वजह से, इसकी वजह से, विच इज क्यू, एंड क्यू किसकी वजह से है, वेलोसिटी की वजह से। जो ये पार्ट है दिस इज v स्क्वेयर ओवर 2g। ठीक है, q बाय y इज v, तो ये जो ये टर्म है इट इज v स्क्वेयर बाय 2g। तो जो ये पार्ट है ये पार्ट है, या बिल्कुल यहाँ पे तो बिल्कुल स्मॉल सा पार्ट है, इट इज बिकॉज ऑफ वेलोसिटी v स्क्वेयर बाय 2g। ठीक है, सिंपली दिस लाइन, वी हैव दिस लाइन, इसके लेफ्ट पे जो एनर्जी का है वो ड्यू टू प्रेशर है, और जो इस स्ट्रेट लाइन से लेके कर्व तक एनर्जी है वो ड्यू टू फ्लो, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी है। ये हमने देख लिया कि जब हमारे पास एनर्जी की अपर एंड लार्ज वैल्यूज ऑफ एनर्जी है जब, तो ये जो अपर इसका है एंड, इट अप्रोचेस y इज इक्वल टू ई, इस स्ट्रेट लाइन को ये अप्रोच करता है, और जो लोअर एंड है वो आहिस्ता आहिस्ता y इज इक्वल टू 0 को अप्रोच करता है। ठीक है, इसकी भी एक इंटरप्रिटेशन है which we'll see. Now we know q is equal to v by y. Q remains constant throughout the flow for constant width channel. हमारे पास अगर एक ऐसा चैनल है जिसकी width constant है, and it is not very rare, स्पेशली जो आर्टिफिशियल बॉडीज होती हैं लाइक कैनाल, ड्रेनेज, सीवरेज वगैरह जितना भी होता है वो जनरली कांस्टेंट विड्थ चैनल्स होते हैं। रिवर्स में विड्थ उस तरह कांस्टेंट नहीं रहती, बट देयर आर पार्ट्स जिस पे वो विड्थ कांस्टेंट रह रही है। तो जब विड्थ कांस्टेंट हो गई, फ्लो रेट तो कांस्टेंट है ही है, वॉल्यूम फ्लो रेट इज कांस्टेंट, कैपिटल क्यू, क्यू इज इक्वल टू Q by B. Capital Q is always constant because of law of conservation of mass. Fluid जो है वो liquid है, liquid is incompressible, तो उसकी density constant रहती है, and उसका mass conserve होना है तो उसका volume flow rate भी constant रहेगा, mass flow rate अगर हमने conserve करना है। फिर अगर width भी constant है तो हमारे पास ये भी constant हो गया। ठीक है, तो जब ये constant हो गया तो हमने ये एक पूरा कर्व बना दिया है, सही। तो अब जो हमारे पास फ्लूइड है उसकी जो भी स्टेट है वो लाजमी इस कर्व के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, अगर उसकी टोटल, इसकी जो स्पेसिफिक जो उसका फ्लो रेट पर यूनिट विड्थ है वो इसके इक्वल है, तो फ्लूइड की जो स्पेसिफिक एनर्जी है और कॉरस्पॉन्डिंगली उसकी जो डेप्थ है वो लाजमी इस कर्व से के ऊपर ही कोई पॉइंट होना चाहिए। ये पॉइंट भी हो सकता है, ये पॉइंट भी हो सकता है, ये पॉइंट भी हो सकता है, पॉइंट वो कोई भी हो सकता है, पर वो लाजमी इस कर्व पे होना चाहिए। वो यहाँ नहीं हो सकता, वो यहाँ नहीं हो सकता, वो इस कर्व पे भी नहीं हो सकता अगर उसका जो फ्लो रेट पर यूनिट डेप्थ है वो कोरस्पॉन्डिंग टू दिस फ्लो रेट है। तो ओवरऑल फ्लूइड जब फ्लो करेगा और वो स्पेसिफिक एनर्जी और डेप्थ उसकी वेरी होगी तो वो एज पर दिस कर्व होगी। Now if y sub is greater than y sub, then y v sub is less than v sub. What does this mean? It means अगर हमारे पास ये स्टेट है, ठीक है, जो ये बनाए, अगर y की वैल्यू, ठीक है, आप देख सकते हैं हमारे पास दो y की वैल्यूज हैं, सब एंड सब। अगर y की वैल्यू ज्यादा है
there are two possibilities. Let's say we call it 1 and we call it 2. और जो हमारी कंडीशन है वो 2 है. तो अगर हमारी डेप्थ ज्यादा है इस पॉइंट से, तो आप देख सकते हैं जो वेलोसिटी है q, जो चाहे जो वेलोसिटी लिखा है, वेलोसिटी जिस पॉइंट की डेप्थ ज्यादा है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, जिस पॉइंट की डेप्थ कम है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, और जिस पॉइंट की डेप्थ ज्यादा है उसकी वेलोसिटी कम है. दिस इज व्हाट इज रिटन हियर. ठीक है. And now we will see that condition corresponding to A minimum is critical condition. जो ये पॉइंट है ये क्रिटिकल कंडीशन को डिनोट कर रहा है. And what is critical condition? This is, यहाँ पे जो y है वो क्रिटिकल है. क्रिटिकल फ्लो क्या होता है? क्रिटिकल फ्लो होता है फ्राउड नंबर इज इक्वल टू 1. अगर ये क्रिटिकल कंडीशन है, फ्राउड नंबर इज इक्वल टू 1 है, तो जो इससे ऊपर पार्ट है, हमें पता है कि जिस तरह हम ऊपर जाते जाएंगे तो हमारी वेलोसिटी कम होती जाएगी. अगर इसमें ऐसी वेलोसिटी है इस पॉइंट पे कि फ्लो हमारा क्रिटिकल हो, तो उस ऊपर जितना भी फ्लो होगा उसकी वेलोसिटी इस वेलोसिटी से कम होगी, और हमारे पास फ्लो होगा सब क्रिटिकल. और इसके नीचे जो, इस पॉइंट से नीचे जो हमें वेलोसिटी मिलेगी वो ज्यादा वेलोसिटी मिलेगी. तो हमारे पास यहाँ पे जो फ्लो होगा वो सुपर क्रिटिकल होगा. तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि फॉर गिवन एनर्जी आइदर फ्लो अपनी डेप्थ कम कर लेगा. जब वो अपनी डेप्थ कम करेगा, ठीक है, सेम एनर्जी है. अब हमारे पास दो कंडीशंस हैं. आइदर क्रॉस सेक्शन, वी कैन हैव दिस क्रॉस सेक्शन, और वी कैन हैव दिस क्रॉस सेक्शन. दोनों की स्पेसिफिक एनर्जी सेम है एंड फ्लो रेट पर यूनिट विड्थ भी सेम है, यानी, और विड्थ भी सेम है, ये भी और ये भी दोनों सेम है. अब हमारे पास y1 है और y2 है. अब क्योंकि फ्लूइड ने एनर्जी भी कंजर्व करनी है और उसने मास फ्लो रेट भी कंजर्व करना है, एनर्जी कंजर्व करनी है, मास फ्लो रेट भी कंजर्व करना है. तो इसलिए फ्लूइड बिल्कुल ओपन एंडेड नहीं है कि वो कुछ भी कर सकता है. उसने बहुत स्पेसिफिक पोजीशनिंग करनी है. एक है उसने अपनी डेप्थ कम की है तो इसकी प्रेशर एनर्जी कम होगी है. अब उसने उसको कंपनसेट करना है काइनेटिक एनर्जी से, तो वो क्या होगा, स्पीड अप करेगा. एनर्जी कंजर्व करने के लिए भी वो स्पीड अप करेगा. और जब y1 कम हो गया तो आप देख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया. b दोनों का सेम है, पर y1 कम है तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है. अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो एज पर पाइप फ्लो, क्योंकि अगेन उसी टाइम क्रॉस सेक्शन की बात करें, मास को कंजर्व करने के लिए भी उसको स्पीड अप होना है. तो हम देख सकते हैं जब y1 कम है तो बोथ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टेल्स द फ्लूइड टू स्पीड अप, और इसलिए फ्लो सुपर क्रिटिकल में चला जाता है. जबकि इसमें हमारे पास क्या है कि y2 डेप्थ ज्यादा है, एरिया क्रॉस सेक्शन भी ज्यादा है, तो टोटल एनर्जी का लेस पार्ट हम काइनेटिक एनर्जी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इसलिए वेलोसिटी भी कम है. एंड अगेन टू कंजर्व मास भी हमारे पास वेलोसिटी कम है. तो लोअर पार्ट इज सुपर क्रिटिकल एंड अपर पार्ट इज सब क्रिटिकल. आई होप it is pretty clear now. Okay, now we have to prove कि जो ये पॉइंट है जिस पे उसकी स्लोप चेंज हो रही है और जिस पे सिर्फ एक ही सोल्यूशन है y का, वो क्रिटिकल पॉइंट है. ये इक्वेशन हमने पीछे ड्राइव की. अब हमने इसकी जब कर्व चेंज हो रहा है, आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है कि जब भी
स्लोप चेंज होती है तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट बनता है इन टर्म्स ऑफ मैथ्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ राउंड नंबर, इन टर्म्स ऑफ मैथ्स, वेक्टर कैलकुलस। और यहाँ पे स्लोप ने 0 होना है, ठीक है। डीई बाई डी वाई 0 होगी, डी वाई बाई डीई यहाँ पे इन्फिनिट हो रही है इस पॉइंट पे, जबकि डीई बाई डी वाई 0 हो रही है। हम डीई बाई डी वाई देख रहे हैं स्लोप। तो दिस इज 1 माइनस आपके पास इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल -2 बाय वाई क्यूब, y -3, ठीक है। हमने क्या किसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, y -2 का। इसका डेरिवेटिव क्या है, -2 y -3, ये डेरिवेटिव लिख दिया। इसके इक्वल के हमने पुट कर दिया इज इक्वल टू 0। और जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो y के लिए मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, q² डिवाइडेड बाय g क्यूब रूट। और c मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि हमने ये अज्यूम किया है कि यहाँ पे जो y है वो कोरस्पॉन्डिंग टू क्रिटिकल पॉइंट होना चाहिए, विच इज फ्राउड नंबर इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट इन करूं तो E मिनिमम इज इक्वल टू 3yc/2। मेरे पास जो मिनिमम एनर्जी पॉसिबल है, ठीक है, उसकी इक्वेशन आ गई, उसकी मैं वैल्यू सिंपली यूं फाइंड कर सकता हूं। बट हाउएवर वी वर ट्राइंग टू प्रूव कि यहाँ पे जो फ्लो है वो क्रिटिकल है। उसके लिए हमें इस इक्वेशन को और जो हमने पहले स्लाइड में देखी है इक्वेशंस v इज इक्वल टू q बाय y क्रिटिकल पॉइंट से कोरस्पॉन्ड कर रही है, इसलिए हमने इसको vc एंड yc लिख दिया। इससे मैं फाइंड कर सकता हूं दैट vc, इन दोनों इक्वेशंस को फाइंड करके, जिसमें सिंपली आप देख सकते हैं कि मैं yc की वैल्यू यहां से उठा के इधर पुट कर दूं और उसको सॉल्व करूं तो मेरे पास √g(y) आ जाएगा। ठीक है, लेट मी चेक। यहाँ पे क्यूब 2/3 आ जाएगा, √q भी आ रहा है और g भी आ रहा है। समथिंग्स रॉन्ग आई बिलीव, खैर देख लेंगे। आई बिलीव सो इस इक्वेशन में कुछ प्लस माइनस है। अगर इधर से हम देख लें, दिस इज इक्वल टू 0, ये 1 यहाँ पे चला गया, y यहाँ चला गया, q²/g उसका क्यूब रूट आ गया, ये इक्वेशन ठीक है। फिर हमारे पास है v इज इक्वल टू q/yc। q कैंसल आउट किस तरह हो रहा है, yc की वैल्यू हम पुट नहीं कर रहे, एक्चुअली हम q की वैल्यू पुट करेंगे। q इज इक्वल टू vc/yc। अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ, उसको रीअरेंज करूँ, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। ये इक्वेशन काफी देखी आपको लग रही होगी। फ्राउड नंबर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव हमने देखा था, अगेन स्मॉल एम्पलीट्यूड वेव की हम बात कर रहे हैं, √gy। vc की हमें क्या इक्वेशन ड्राइव किया पीछे, √gy, ठीक है। yc is again, c simply shows कि it is depth of the fluid when the flow is critical। तो सिमिलरली यहां भी हमारे पास yc ही hdr है, ये कैंसिल आउट होके 1 आ गया। तो हेंस वी हैव प्रूव्ड कि इस पॉइंट पे हमारे पास जो फ्लो है वो क्रिटिकल है। इससे ऊपर फिर हमारे पास फ्लो सब क्रिटिकल है और नीचे सुपर क्रिटिकल है, ठीक है। और जो तुम्हारे पास दो डिफरेंट डेप्थ्स की ऑप्शन है, वो एक्चुअली दो तरह के फ्लोस को भी डिक्टेट कर रही है। फॉर अ गिवन एनर्जी मेरे पास दो डेप्थ्स हैं, उनमें से एक सुपर क्रिटिकल है और एक सब क्रिटिकल है। ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही सब क्रिटिकल होंगी या दोनों ही सुपर क्रिटिकल होंगी फॉर गिवन एनर्जी। इसके बाद एक एग्जांपल है
which I find very interesting because it is very counterintuitive. और this shows कि वैसे इंसान एक समझता है कि फॉर एग्जांपल इस तरह का फ्लो बिहेवियर होना चाहिए, बट अगर हम उसको मैथमेटिकली एनालाइज करें तो रियलिटी उससे काफी डिफरेंट हो सकती है. सो आई रियली लाइक दिस एग्जांपल इन दिस रिगार्ड. इसमें हमें बताया जा रहा है कि वाटर फ्लोज अप अ 0.5 फीट टॉल रैंप इन अ कांस्टेंट विड्थ रेक्टेंगुलर चैनल. ठीक है, कांस्टेंट विड्थ रेक्टेंगुलर चैनल, इंपॉर्टेंट पॉइंट. हमें ये रैंप की गिवन है, हाइट 0.5 मीटर है. एट अ रेट क्यू हमें जो है फ्लो रेट पर यूनिट विड्थ भी गिवन है. फॉर नाउ डिसरिगार्ड द बम्प. ठीक है, ये बम्प अभी चैनल के रिवर बेड के बेड पे नहीं है, यहाँ पे कोई बम्प नहीं है. ये यहाँ पे क्यों है, इस पे हम जब ये एग्जांपल कर रहे होंगे तब इस पे हम बात करेंगे. बट फॉर नाउ इट्स जस्ट रैंप, देयर इज नो बम्प. अपस्ट्रीम डेप्थ भी हमें गिवन है 2.3 फीट and viscous effects are negligible. Determine the elevation of water surface downstream of the ramp. हमें Z2 भी गिवन है, Z1 भी गिवन है, 2.3 ये भी गिवन है, ये 0.89 नहीं गिवन. ठीक है, सारे टर्म्स गिवन है. वेलोसिटी हमें V1 गिवन है और ये हमें क्यों गिवन है उससे हम वेलोसिटी निकाल लेंगे. ठीक है, लेट्स से हमें वेलोसिटी नहीं गिवन, वेलोसिटी को भी हम काट रहे हैं. Z2 गिवन है तो हमने ओवरऑल हमने Y2 निकालना है कि उसकी क्या वैल्यू होगी. अगेन इसमें हमारे पास जो गवर्निंग इक्वेशन है वो हमारे पास दो हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और एनर्जी इक्वेशन. एनर्जी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ बर्नौली इक्वेशन. तो सबसे पहले हम एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करेंगे. विस्कस इफेक्ट्स आर नेग्लिजिबल, इट्स गिवन टू अस. ठीक है, तो यहाँ पे जो हेड लॉस वाली टर्म थी उसको हमने निग्लेक्ट कर दिया. हमारे पास ये बर्नौली इक्वेशन आ गई. अब हमें Z1 गिवन है, Z2 गिवन है, Y1 गिवन है. V1 हम सिंपली Q ओवर Y1 से फाइंड कर सकते हैं. ये वैल्यूज अगर हम प्लग इन करें तो हमारे पास इक्वेशन की ये फॉर्म बन जाएगी. अब हमारे पास दो अननोन्स, हमें ना V2 पता है ना Y2 पता है, तो इसलिए हमें एक और इक्वेशन चाहिए. और एक और इक्वेशन हमें किस तरह मिलेगी, अगेन दो गवर्निंग इक्वेशंस है, एनर्जी इक्वेशन एंड कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन. तो अब हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन अगर लगाएं तो वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट रह रहा है. ठीक है, Q जो है वो कांस्टेंट रह रहा है. Q इज स्मॉल q इज V1 Y1. सो V1 Y1 इज इक्वल टू V2 Y2. और इसकी बेसिस पे ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई. ये हमारी एक इक्वेशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन. बेसिक अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है, एफएससी में आप करते रहे हैं. इसमें आप V2 की वैल्यू निकाल लें. सो V2 इज इक्वल टू 5.75 डिवाइडेड बाय Y2. इसको इसमें पुट इन कर दें और उसको अगर हम रीअरेंज कर लें तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. नॉट सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थर्ड पावर की, जिस तरह के हमें पता था कि इसमें 3 हमारे पास सॉल्यूशंस आते हैं. तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 सॉल्यूशंस आ जाएंगे. कैलकुलेटर आपका जो है वो क्यूब रूट फाइंड कर सकता है. ठीक है, जो थर्ड पावर की इक्वेशन है, थर्ड ऑर्डर इक्वेशन कैलकुलेटर में सॉल्व हो सकती है. तो उसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास Y2 की ये 3 वैल्यूज आ गई, जिसमें से अगेन Y जो नेगेटिव आई है उसको हम स्ट्रेट अवे इग्नोर कर देंगे बिकॉज इट इज नॉट अ रियलिस्टिक वैल्यू. नाउ वी हैव 2 पॉसिबल सॉल्यूशंस, 1.72 एंड 0.638, जो कि यहाँ पे शो किया गया है. अगर 0.638 है तो ओवरऑल फ्लो बिहेवियर कुछ इस तरह का होगा, और अगर 1.72 है तो ओवरऑल जो सरफेस का बिहेवियर है वो इस तरह का होगा. बट इन दोनों में से कौन सा बिहेवियर फ्लूइड फॉलो करेगा? दिस इज नाउ द इंटरेस्टिंग बिट, क्योंकि इसमें हम अब रीजनिंग करेंगे. ये 2 सॉल्यूशंस हैं, इसमें अगर हम Z2 which is 0.5 ऐड करें तो ओवरऑल हमारे पास ये 2
जो बिल्कुल बॉटम से जो डेप्थ है, जो सॉरी हाँ डेप्थ ऑफ फ्लूइड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल दिस हॉरिजॉन्टल, ठीक है, जो हमारा एक रेफरेंस है, उससे जो हाइट ऑफ द सरफेस है वो इज आइदर दिस और आइदर दिस। इनमें से कौन सा है, उसके लिए हमारी अप्रोच इस तरह होगी कि हम सबसे पहले स्पेसिफिक एनर्जी की इक्वेशन फाइंड करेंगे। स्पेसिफिक एनर्जी में हमने देखा था हमारे पास जो इक्वेशन है, जो ये वाली टर्म थी, वो बेसिकली क्या है, आई एम नॉट श्योर बट आई गेस इट इज Q बाय 2G y स्क्वायर्ड। Q हमें गिवन है, y और G हमें पता होता है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगेन 32.2 इन फीट पर सेकेंड, फीट स्क्वायर पर सेकेंड, बट आपको ऐसा यूनिट्स गिवन होगी, या आपको प्रॉपर कन्वर्जन गिवन होगी फ्रॉम मीटर टू फीट। सो हमारे पास यहाँ पे एनर्जी इक्वेशन, उसमें वैल्यूज प्लग इन की तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई। अगर मैं इसको प्लॉट करूं, अब ये प्लॉटिंग आप नहीं कर सकते, ठीक है, तो आपको मैं प्लॉट करने के लिए नहीं दूंगा, बट बेस्ड ऑन दिस अगर हम इसको देखें तो जो हमारे पास E1 है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ये है, और जो हमारे पास E2 है, सही, E1 के लिए सिंपली हमने Y1 पुट इन कर दी है विच इज 2.3। E2 के लिए सिंपली हमने where is our E2, this is our E2, Y2 पुट कर दिया है विच कैन बी 1.72 और 0.638। ठीक है, जब हम ये वैल्यूज प्लग इन करेंगे, या प्लग इन ना भी करें, हम सिंपली देख सकते हैं कि जो y है हमारे पास, एक उसकी ये पॉसिबिलिटी है y2 की विच इज 1.72, और दूसरी पॉसिबिलिटी है हमारी 0.638। ये दो y2 की वैल्यूज हैं। अब जिस तरह हमने बात की थी कि q कांस्टेंट रहेगा, स्मॉल q, और इनिशियली फ्लूइड इस स्टेट में है। अगर फ्लूइड इस स्टेट में आना चाहता है आफ्टर द बम्प, तो वो तो सिंपली यूं आ जाएगा। हाउएवर अगर फ्लूइड इस स्टेट में आना चाहता है तो थ्रू आउट द फ्लूइड, इसने फ्लूइड जंप नहीं कर सकता अपनी स्टेट, तो इसने ये सारी स्टेट से होते हुए यहां पे आना है, ठीक है। जैसे ही फ्लूइड इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएगा, 1 से 2 पॉइंट पे जाएगा, तो इसकी स्टेट कॉन्स्टेंटली इस कर्व के मुताबिक चेंज होगी। यू जंप नहीं मार सकता, क्यों? क्योंकि उसके लिए ये कुछ इस तरह की स्टेट्स ले रहा होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दिस इज कांस्टेंट क्यू लाइन। तो अगर क्यू ने इस फ्लो ने सॉरी इस स्टेट में आना है, तो उसने इन सब स्टेट से पास होते हुए आना है, जिसका मतलब है अगर फ्लो ने सुपर क्रिटिकल होना है, ये सुपर क्रिटिकल रेंज है ना, जो ये लाइन है, इससे नीचे जितना भी फ्लो है सुपर क्रिटिकल है, तो उसने लाजमी क्रिटिकल पॉइंट से गुजर के आना है। अब हमें पता है क्रिटिकल पॉइंट के लिए जो y है वो हम फाइंड कर सकते हैं, और हम कंपेयर कर सकते हैं कि क्या ओवरऑल जिसका ये रिवर बेड है, सॉरी हम z फाइंड करेंगे और हम देखेंगे क्या जो वो जो z है वो इस रिवर बेड के मुताबिक है कि नहीं। ठीक है, सिंपली हम बर्नौली इक्वेशन लगा रहे हैं पॉइंट 1 और पॉइंट C के दरमियान। This is our point 1 and this is point C. This is Bernoulli equation. E1 is simply y1 plus v square by 2g, something like that. तो ये सिंपली बर्नौली इक्वेशन है, लेकिन जो उसमें प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो एनर्जीज थी उनको हमने मिला के स्पेसिफिक एनर्जी लिखा हुआ है। E1 हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं? ठीक है, y1 पुट करके 2.4 हमने फाइंड कर ली। EC इज E मिनिमम, ठीक है, ये वो पॉइंट है जिस पे फ्लो क्रिटिकल हो रहा है, ये वाला पॉइंट, और हमने इसके पीछे इक्वेशन देखी है विच इज 3yc/2। हमें yc की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं?
YC की वैल्यू के लिए भी पीछे हमने इक्वेशन देखी थी, which was something like Q over G Q square over G whole cube root। इस तरह की कोई इक्वेशन थी, मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, माय अपॉलॉजीज। बट YC की वैल्यू मुझसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह की इक्वेशन है इसकी, Q square by G cube root। इसके थ्रू मैंने YC की वैल्यू फाइंड की और इसमें प्लग इन करके मैंने EC की वैल्यू फाइंड कर ली। अब दिस EC इज E मिनिमम, मुझे EC की वैल्यू पता चल गई, मुझे E1 की वैल्यू पता चल गई। फर्दर मोर मुझे Z1 की वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो मैं Z2 की अगर वैल्यू फाइंड करूं तो वो 0.89 फीट आती है, जबकि ये 0 फीट है और ये 0.5 फीट है फ्रॉम आवर डेटम। 0.89 का मतलब है कि जो रैंप नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये बम्प है कि जो Z है वो 0.5 से बढ़ता है और वापस 0.5 पे आता है, जबकि हमारे पास एक्चुअली अगर हम देखें चैनल, उसमें कोई बम्प नहीं है, उसमें रैंप है ये, और इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पे Z 0.89 होता हो, जिसका ये मतलब है कि ये फ्लो कहीं पे भी क्रिटिकल नहीं हो रहा, और अगर फ्लो क्रिटिकल नहीं हो रहा यानी वो स्टेट पे नहीं पहुंचा, यानी वो सुपर क्रिटिकल नहीं हो सकता। इसलिए जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है कि फ्लो सब क्रिटिकल ही है, और Y2 इज 1.72 एंड ओवरऑल जो ये हाइट है ये कितनी है 2.22। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर कि फ्लो के जो है वो आइदर सुपर क्रिटिकल होता है या सब क्रिटिकल होता। दिस इज सब क्रिटिकल, दिस इज सुपर क्रिटिकल। अगर फ्लो ने सुपर क्रिटिकल होना है तो उसने लाजमी पहले क्रिटिकल होना है फॉलोइंग दिस कर्व और फिर सुपर क्रिटिकल होना है। अगर फ्लो ने क्रिटिकल होना है तो उसके लिए हमने कंडीशन क्या ड्राइव की है कि उस जगह पे जो Z है वो 0.89 होगा, सिर्फ तब फ्लो क्रिटिकल हो सकता है। लेकिन ओवरऑल हमारे पास जो इस बॉटम सरफेस है वो इतनी हाइट अचीव कहीं कर ही नहीं रहा, इसका मतलब है कि फ्लो क्रिटिकल नहीं हुआ, एंड हेंस उसके फ्लो क्रिटिकल नहीं हुआ तो वो सुपर क्रिटिकल भी नहीं हो सकता। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। स्टिल लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो टोटल हाइट है इस पॉइंट से, अगर मैं लेट्स से मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं और मैं वाटर की हाइट देख रहा हूं, तो यहाँ पे जो हाइट है वो 2.3 फीट है, ठीक है। इस रेफरेंस, हम एक रेफरेंस ले लेते हैं ना, और इस रेफरेंस से जो ये हाइट है कितनी है 2.22 फीट। तो सरप्राइजिंगली आप देखिए, अब क्या ले इंट्यूटिव या कॉमन सेंस क्या कहती है कि जब ये रैंप ऊपर जा रही है तो जो वाटर की सरफेस है उसको भी ऊपर जाना चाहिए, रैंप की शक्ल उसे कॉपी करने की कोशिश करनी चाहिए, कुछ इस तरह का फ्लो बिहेवियर शो करना चाहिए। बट हम देख रहे हैं वो नहीं शो कर रही, क्यों? क्योंकि अगर वो इस तरह का बिहेवियर शो करती तो वो मैस को तो कंजर्व कर लेती, बट वो एनर्जी को कंजर्व ना कर पाती। व्हाई? क्योंकि इसका मतलब है कि जितनी प्रेशर एनर्जी यहाँ पे उतनी प्रेशर एनर्जी यहाँ पे है, जितनी वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे उतनी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे है, क्योंकि y भी सेम होता और v भी सेम होता, लेकिन z डिफरेंट हो गया। यहाँ पे z कम है, यहाँ पे z ज्यादा है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तो इसका मतलब होता है कि ओवरऑल एनर्जी ज्यादा हो गई है। हाउएवर, या तो एनर्जी कंजर्व होती है, विस्कस अगर इफेक्ट्स नहीं है, और अगर विस्कस इफेक्ट होते तो एनर्जी और कम होती, जिसका क्या मतलब है कि ये देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि जो हाइट है ये और ज्यादा कम होती। तो इट्स ओपन चैनल फ्लो इज नॉट वेरी इंट्यूटिव। यहाँ पे जो रिवर बेड है वो ऊपर जा रहा है और जो सरफेस है वो नीचे आ रही है। सो ये हमें बताता है कि हर चीज इंट्यूटिव नहीं होती, बट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट कि अगर सरफेस से ऊपर चली जाती तो एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वॉयलेट कर देती, क्योंकि स्पेसिफिक एनर्जी तो सेम रहती दोनों की, बट पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाती है और हमारे पास
एनर्जी की इक्वेशन वायलेट हो जाती है। फर्दर मोर अभी हमारा फ्लो सब क्रिटिकल था, वो सब क्रिटिकल ही रह रहा है, तो ये सरफेस नीचे चली गई है। सुपर क्रिटिकल फ्लो में क्या होता? सुपर क्रिटिकल फ्लो में एक्चुअली आप देख सकते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लो ये है, तो वो यूं मूव कर रहा है, यूं टुवर्ड्स क्रिटिकल पॉइंट जा रहा है, पर वो स्टिल सुपर क्रिटिकल ही रह रहा है और उसकी हाइट ज्यादा हो रही है। सही। तो अब अगर सुपर क्रिटिकल फ्लो होता और रैंप अप होती तो फ्लूइड बहुत ही ऊपर चला जाता। उतना तो हो नहीं सकता, ठीक है। यहां पे भी जो y2 y1 की इक्वल तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगेन ये दोनों इक्वल हैं, तो v2 और v1 भी इक्वल हो जाते हैं, जबकि z2 और z1 इक्वल नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वॉयलेट हो जाती है। हाउएवर एक और क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो डेप्थ है वो इससे भी बढ़ जाए, तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा हाइट बढ़ गई है फ्लूइड की। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल z भी 0.5 ज्यादा हुआ है, जिसकी वजह से ऑलरेडी जो ये वाली सरफेस है वो यूं ज्यादा ही होती, सिर्फ z की वजह से। बट y जो डेप्थ है वो अगेन वो भी बढ़ गई है, ठीक है, एज पर दिस कर्व। तो जो ओवरऑल डेप्थ है उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है, और जो ये डिफरेंस है वो इस डिफरेंस से ज्यादा है, क्योंकि ये डिफरेंस सिर्फ z की वजह से है, और ये डिफरेंस जो है ये z प्लस डेल्टा y की वजह से, एंड y2 इज इवन ग्रेटर देन y1। सो अगेन डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास फ्लो सब क्रिटिकल है या सुपर क्रिटिकल है, उसका बिहेवियर बहुत डिफरेंट है। इसलिए ओपन चैनल फ्लो में फ्राउड नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वी नीड टू नो कि फ्लो हमारा सब क्रिटिकल है या सुपर क्रिटिकल है, क्योंकि वो डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम ऐसा करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, ये हमारे इस वीक के ये लेक्चर पूरे हो गए हैं। जो हमारा फ्राइडे वाला लेक्चर है उसकी जगह हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगे, एंड होपफुली वो हमारा विदाउट एनी लैग थ्रू हो जाए, ठीक है। तो आपके वीक के लेक्चर यहाँ पे खत्म हो गए हैं। सो लेट्स टॉक ऑन फ्राइडे, टिल देन टेक केयर।